बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। प्रॉब्लम नंबर 1, यूफोन कॉरपोरेशन बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ December 31st एंड इनकम स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडिंग December 31st मिलियन ऑफ रुपीज़। ये जो डेटा है वो गिवन है, ये यूफोन कंपनी का। बेसिकली ये हाइपोथेटिकल डेटा है, ये रियल डेटा नहीं है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए हमने इसको जो है ना यहाँ पे यूफोन का नाम दिया है, ताकि एक जो है ना आपको, चूँकि पाकिस्तानी कंपनी है, बाकी ये डेटा हाइपोथेटिकल है, ये रियल डेटा नहीं है। सिर्फ चीज़ें समझाने की खातिर हमने यहाँ पे यूफोन का नाम सिर्फ यूज़ किया है, ताकि आपको पता लगे कि कंपनीज़ की यूफोन या कोई भी XYZ कंपनी है तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से जो है ना वो अपीयर होती हैं, तो वो समझाने के लिए। तो ये हमारे पास उसके एसेट्स कॉलम है 2018 की, ये करंट एसेट हैं, ये लॉन्ग टर्म है, ये 2019 के। और ये फिर अगेन करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, इक्विटी 2018 2019, और उसके बाद सेल है, और ये बाकी चीज़ें ये 2018 2019 दोनों की गिवन है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 में रिक्वायर्ड क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 है यूजिंग यूफोन को फाइनेंशियल गिवन अबव, आंसर द फॉलोइंग। What is the net operating profit after tax no paid for both years? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर आप यहाँ पे फार्मूला देखें, बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिकली होता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, उसके बाद जो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आता है, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। यानी ऑपरेशन से आपने कितना अर्न किया, तो वो आफ्टर टैक्स मालूम करना है। तो EBIT 1 माइनस टैक्स रेट। अब अगर आप पीछे इनकम स्टेटमेंट देखें, पीछे अगर इनकम स्टेटमेंट अगर देखें तो उसके अंदर जो है हमारे पास प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये जो इनकम स्टेटमेंट है, इसमें EBIT जो आप में नज़र आ रहा है वो 263 2018 में और 283 2019 में। तो अगर इसको हमने कैलकुलेट किया है, 263 1 माइनस टैक्स रेट 40% गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो एक नज़र देख लें। टैक्स रेट 40% यहाँ पे, ये देखो टैक्स रेट 40% गिवन है, ठीक है। EBIT और ये गिवन है, तो हमने आफ्टर टैक्स 1 माइनस 0.4 157.8 आ गया, और नो पेड 283.81। तो ये हमारे पास जो है ये ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, ये फार्मूला था। अच्छा, ये 283.8 है, पीछे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना थोड़ी सी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में एरर है, क्योंकि 383.8 में से 100 माइनस करेंगे तो 283.8 बनेगा, तो ये 0.8 यहाँ पे मिसिंग है, ये समझो कंपोजिंग एरर है। बहरहाल उस क्वेश्चन को जो है ना वहाँ आगे सही किया गया है, तो 283.8, तो ये 170.3 बन गया 2019 के अंदर। ये पार्ट ए हमारा हो गया कि आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। पार्ट बी में व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल फॉर बोथ ईयर। व्हाट आर द अमाउंट नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल NOWC। इसमें है ऑपरेटिंग करंट एसेट्स, OC है, माइनस ऑपरेटिंग करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। ऑपरेटिंग यानी वो करंट लाइबिलिटीज़ जो डायरेक्ट ऑपरेशन से एसोसिएटेड है। ऑपरेशन से एसोसिएटेड करंट लाइबिलिटी एसेट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, कैश है, कैश डे टू डे के मामला देखने में हमें हेल्प करता है। अकाउंट्सेबल, अगर हम किसी को उधार देते हैं तो वो होते हैं। इन्वेंट्री, जब हम कोई मटेरियल बाय करते हैं तो इन्वेंट्री हमारे पास आती है। मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारी ऑपरेटिंग करंट एसेट नहीं होता। मार्केटेबल सिक्योरिटी बेसिकली हमारा वो एक्सेस कैश होता है जो हमारे पास ऐसे ही पड़ा रहता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता, तो हम उसको कुछ अर्न करने के लिए शॉर्ट टर्म हम कहीं पे इसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, शेयर्स के अंदर या बॉन्ड्स के अंदर या T-बिल्स के अंदर या कोई बैंक के अंदर उसको हम रखवा देते हैं। लेकिन वो बेसिकली हमारे डे टू डे रूटीन का पार्ट नहीं होता। ये बेसिकली एक्सेस कैश होता है, जिसको हम जो है ना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो हम उसको रखते हैं।
और वो डे टू डे के मामला से उसका ताल्लुक, लेकिन कैश का मामला से ताल्लुकात होता है। कैश डे टू डे मामलात में हेल्प करता है। अकाउंट रिसीवेबल डे टू डे मामलात का पार्ट है। इन्वेंट्री डे टू डे मामला। इसी तरीके से करंट लायबिलिटी में आप देख लें, अकाउंट पेएबल, अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो वो अकाउंट पेएबल है, ठीक है। और एक्रूअल, अगर हमारी किसी के ऊपर कोई सैलरी है, कोई बिल रहता है, कोई एक्सपायर्ड अदर रिसीवेबल है, वो नोट पेएबल जो है वो हमारे ऑपरेटिंग लायबिलिटी का हिस्सा नहीं है। नोट पेएबल बेसिकली वो इस तरह की जो बाइंग होती है जिसमें हम जो है ना एक नोट साइन करते हैं जिसमें इंटरेस्ट वगैरह जो है ना चार्ज होता है। ये रूटीन मामला से हट के जो है, हमें अचानक से अगर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर हम नोट पेएबल के थ्रू वो फाइनेंसिंग करते हैं। रूटीन में जो इन्वेंट्री अगर हम ले रहे होते हैं या रूटीन में हमारी सैलरी या बाकी चीज़ें हो रही होती है तो वो एक्रूअल से अकाउंट पेएबल में। लेकिन रूटीन से हट के अगर हमें अचानक से फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो कि ऑपरेशंस से हट के कोई अचानक इमरजेंसी की सिचुएशन में ये नहीं होता है, नॉर्मली ये होता नहीं है, तो ये नोट पेएबल जो है हमारे ऑपरेटिंग लायबिलिटी नहीं है। यानी हमारे पास अगर करंट ऑपरेटिंग एसेट देखें तो कैश है 15, अकाउंट रिसीवेबल 3.5, इन्वेंट्री 415, ये हमारे ऑपरेटिंग करंट एसेट हैं। ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी 30 और 130, ठीक है, ये हमारे ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटीज़ हैं। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं नेट 15, 315, 415, ये हमारे कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, माइनस हमने किया 30 अकाउंट पेएबल और एक्रूअल्स 130, तो ये डिफरेंस निकाला तो हमारे पास 585 नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल आ गया 585। उसके बाद नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल जो है दूसरे जो 2019 का आप देख लें, कैश 10 है, 375 अकाउंट रिसीवेबल है, 615 हमारे पास जो है इन्वेंट्री है, और इसी तरीके से 60 और 140 हमारे पास करंट लायबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं 10, 375, 615, 60 प्लस 140, तो 800 हमारे पास नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल 2019 का आ गया। ये 2018 का है, 2019। उसके बाद व्हाट आर दी अमाउंट्स ऑफ टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल फॉर बोथ ईयर्स। अच्छा, नेट एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का डिफरेंस होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस। लेकिन दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल, नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, ये बेसिकली वर्किंग कैपिटल ही होता है, लेकिन उसका जो सिर्फ ऑपरेटिंग जो हमारे वर्किंग कैपिटल होते हैं वो हम उसमें कैलकुलेट करते हैं, प्योर ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल उसमें कैलकुलेट होता है। उसके बाद सी पार्ट में व्हाट आर द अमाउंट्स टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल फॉर बोथ ईयर। अब टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल, यहाँ वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट, टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल का मतलब होता है इसमें करंट भी शामिल होते हैं और नॉन करंट भी शामिल होते हैं। तो हम देख सकते हैं टोटल नेट ऑपरेटिंग जो हमारे पास वर्किंग कैपिटल जो है, टोटल जो है उसका फार्मूला आप देख लें। टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल जो है वो NOWC, यानी जो नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल, ये वर्किंग कैपिटल यानी करंट वाला वर्किंग कैपिटल प्लस ऑपरेटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो लॉन्ग टर्म एसेट जो हमारे ऑपरेशंस में यूज़ हो रहे हैं। तो पीछे आप देख लें बैलेंस शीट के अंदर, तो हमारे पास जो है लॉन्ग टर्म एसेट जो हैं वो 870 हैं, 870 हैं 2018 के अंदर, 1000 है 2009। अब इसमें जो है ना ऐसा कोई एसेट हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एक ही हेडिंग है, उसमें कोई उसने जो है ना वो क्लासीफाई नहीं किया हुआ कि ये इसमें करंट कौन सा है। क्योंकि देखो इसमें अगर कोई इंटेंजिबल एसेट होता है या कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो फिर वो हम माइनस कर देंगे, लेकिन चूंकि जो है हमारे ये 870 फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट नॉर्मली हमारे ऑपरेटिंग में जो है ना वो रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फिक्स एसेट का मतलब है इसमें बिल्डिंग होगा, इक्विपमेंट होगा, मशीनरी होगी, तो ये सारे ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो हमारे ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, एक्सेस पैसा होता है जो हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इंटेंजिबल है वो भी हमारे ऑपरेशंस में जो ना कोई रोल प्ले नहीं करते, ठीक है। लेकिन फिक्स एसेट्स जो हैं वो उसका डायरेक्ट ताल्लुक ऑपरेशन से है, तो यहाँ पे 870 जो है हमारे ऑपरेटिंग एसेट हैं और 1000 भी ऑपरेटिंग एसेट है। तो आगे देखते हैं, टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल में 585 जो हमने NOWC कैलकुलेट किया, क्योंकि फार्मूला आप देख सकते हैं कि फार्मूले में है NOWC यानी नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल जो कि 585 है, और 870 जो हमने अभी देखा कि हमारे पास ये लॉन्ग टर्म एसेट हैं जो कि हमारे, और दूसरे साल का जो है 1000 है। तो 585 प्लस 870
1455 हो गया। और इसी तरीके 2018 का है, 2019 का है 800 प्लस 1000, तो ये 1800 हो गया। तो ये जो है हमारे पास 800 ये था, 1000 पीछे हमने बैलेंस शीट से लिया। तो नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल प्लस ऑपरेटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये दोनों मिला के टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल बनता है। ये पार्ट सी हमारा हो गया। पार्ट डी पे आ जाएं। व्हाट इज़ दी फ्री कैश फ्लो फॉर दी 2019। फ्री कैश फ्लो का मतलब वो कैश होता है जो हमारे जितने भी एसेट्स के अंदर जो है फाइनेंसिंग करने के बाद जो हमारे पास कैश बच जाता है, बाद में उस कैश को हम डिविडेंड या बाकी कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी डे टू डे और लॉन्ग टर्म एसेट्स को फाइनेंस करने के बाद जो कैश हमारे पास बच जाता है उसको हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। फ्री कैश फ्लो का अगर आप फार्मूला देखें तो फ्री कैश फ्लो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं 2019 में, वो 170.3 आया था। तो फ्री कैश फ्लो में हमने लिखा 170.3, ठीक है। उसके बाद जो हमने नेट इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल के अंदर हमारी नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखें 2018 में हमारे ऑपरेटिंग कैपिटल जो थे वो 1455 थे, जबकि 2019 में 1800 है। अब देखें ऑपरेटिंग में दोनों करंट और नॉन करंट दोनों शामिल हैं, ठीक है। अब इसमें चेंज कितना है, देखो 1455 तो ऑलरेडी हमारे पास थे ना 2018 में, 2019 में 1800 हो गए। तो ये चेंज जो है ये बेसिकली हमने जो है ना अपने यहाँ प्रॉफिट से जो है ना वो पैसे इंजेक्ट किए होंगे, तो ये चेंज आया है फ्री कैश फ्लो का, ठीक है। तो 1800 माइनस 1455 इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो 174.7, ये माइनस आंसर है, ये माइनस साइन यहाँ नहीं लगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन ये माइनस 174.7 है 2019 का फ्री कैश फ्लो, ठीक है। तो फ्री कैश फ्लो हमारा नेगेटिव है। उसके बाद व्हाट इज़ दी रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड रिटर्न on investment, ROIC is the abbreviation of return on invested capital, ठीक है। नो पेड डिवाइडेड बाय टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल। तो नो पेड हमारे पास जो है 170.3 है और जो टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल है वो 1800। ऑपरेटिंग कैपिटल से हमने कितना ऑपरेटिंग इनकम अर्न किया, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो हमारे पास आ गया 0.0946 और 9.46%। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यूड है। अभी हमने ई पार्ट किया था, ये एफ पार्ट है। यूजिंग यूफोन कॉर्पोरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आंसर द फॉलोइंग। हाउ मच ऑफ द फ्री कैश फ्लो डिड यूफोन यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट में कितना यूज़ हुआ है, नेट डेट रीपेमेंट्स में कितना यूज़ हुआ है, डिविडेंड में कितना, नेट स्टॉक रीपरचेज में एंड नेट परचेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कितना फ्री कैश फ्लो जो है इन पर्पस के लिए यूज़ होता है। आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट के लिए 2018 में आप टैक्स देख लें, इंटरेस्ट देख लें। इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास बेसिकली जो 2018 में था वो 60 था और 2019 में 88 था। तो आफ्टर टैक्स रेट 40% है। अब इंटरेस्ट चूँकि देखो बिफोर इनकम यानी इंटरेस्ट की एक ख़ास बात है, ये हमेशा टैक्सेबल इनकम से पहले माइनस होता है। यानी आप देख लें ये 60 है तो माइनस हुआ है 203 आया, तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हुआ है, 263 के ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं हुआ। तो ये इंटरेस्ट की ख़ास बात है कि इंटरेस्ट हमेशा बिफोर टैक्स इनकम से माइनस होता है, जिसकी वजह से हमें टैक्स की सेविंग होती है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा हम आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो 60 माइनस 1.4 हमने जो मल्टीप्लाई बाय 1.4 हमने किया 36, यानी 2018 में हमने इतना इंटरेस्ट पे किया, आफ्टर टैक्स 2019 में हमने इतना पे किया। डेट रीपेमेंट्स जो है वो आप देख लें कि नो रीपेमेंट रादर इंक्रीज इन डेट, करंटली लाइबिलिटी हैज़ इंक्रीज बाय 93। अगर आप देख लें 2018 में जो हमारे पास लाइबिलिटी थी वो तकरीबन ये थी 30, 60, 130, यानी तकरीबन 220 थी, जबकि 2019 में ये लाइबिलिटी जो है वो जो है 60, 170, 140, तकरीबन ये 250, 310, यानी 220 से 310 हो गई। इसी तरीके से अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो वो भी इंक्रीज़ हुई, यानी हमने रीपेमेंट नहीं की, उल्टा हमने नहीं लाइबिलिटी रेस की है। वो समझ में भी आता है क्योंकि फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है, तो डेफिनेटली आपको न्यू बोरोइंग
करनी पड़ी होंगी। तो नेट डेट रीपेमेंट्स, नो रीपेमेंट्स रादर इंक्रीज, current liability has increased by 93,110 from, and long term liability has increased by 174,754 माइनस। तो ये जो है ना इंक्रीज बाय कोई पेमेंट नहीं हुई। ठीक है, डिविडेंड कितना पे हुआ है, ये जो है ना 2018-2019 ये इनकम स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है कि 2018 में जो डिविडेंड पे किया है, ये कॉमन डिविडेंड लिखा हुआ है यहाँ पे 53.8 और 57.5, ये 2019 में पेमेंट हुई है। तो ये पेमेंट जो है यहाँ पे की गई है। उसके बाद नेट स्टॉक रीपरचेज, स्टॉक रीपरचेज का मतलब कंपनी जो है अपना ही स्टॉक रीपरचेज करते हैं, जिसको हम ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। ट्रेजरी स्टॉक जो है यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ पर जो है कॉमन स्टॉक रिटेन अर्निंग के बाद ये टोटल कॉमन इक्विटी आती है, उसमें से ट्रेजरी स्टॉक माइनस किया जाता है अगर कंपनी कोई रीपरचेज करती है। अब यहाँ पे चूंकि कोई रीपरचेज नहीं है, अगर होती तो नज़र आती, तो ट्रेजरी स्टॉक नहीं है, तो लिहाजा कंपनी ने कोई ट्रेजरी स्टॉक वगैरह, नेट स्टॉक, नो स्टॉक रीपरचेज मीन्स नो ट्रेजरी स्टॉक रादर न्यू इक्विटी हैज़ बीन इंक्रीज बाय। ठीक है, कंपनी ने कोई बाय यानी कोई ट्रेजरी स्टॉक बाय नहीं किया, बल्कि अपनी जो पुरानी इक्विटी है उसमें भी उन्होंने न्यू शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास सॉरी न्यू शेयर्स इशू नहीं किए, बल्कि कंपनी ने जो है रिटेन अर्निंग में कंपनी में इजाफा हुआ है। तो कंपनी ने अपनी जो है यहाँ पे 710 से उनकी रिटेन अर्निंग जो है 766 हो गई, यानी इंटरनल इक्विटी में इजाफा हुआ है। यानी कंपनी ने डिविडेंड पे करने के बावजूद भी उनकी इक्विटी में इजाफा हुआ है। तो न्यू स्टॉक नहीं हुआ, क्योंकि न्यू स्टॉक अगर होता तो कॉमन स्टॉक जो वहाँ यहाँ पे भी 130 है, यहाँ पे भी 130, तो उसमें चेंज आता है। ये सेम है, तो न्यू स्टॉक तो इन्वेस्ट नहीं हुआ, लेकिन रिटेन अर्निंग जो कि इक्विटी का पार्ट ही होता है उसमें इजाफा हुआ है। यानी नेट इनकम का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास होल्ड कर ले तो वो रिटेन अर्निंग कहलाता है, तो उसमें इजाफा हुआ है। तो ये जो है ना नेट परचेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नो रीपरचेज रादर कंपनी हैज सोल्ड मार्केटेबल। देखिए कंपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं की, बल्कि जो 2018 में 65 मार्केटेबल सिक्योरिटी थी वो अब ज़ीरो हो गई। इसका मतलब कंपनी ने इसको भी सेल कर दिया। तो ये जो है ना कोई एक्स्ट्रा रीपरचेज नहीं है। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमने सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लास्ट ईयर एंग्रो फूड्स had rupees 5 million in operating income EBIT. Company had a net operating expense 1 million and interest expense 1 million. Sorry, depreciation expense 1 million and interest expense 1 million. Its corporate tax rate was 40%. The company has rupees 14 million in operating current assets and 4 million in operating current. It has 15 million in net plant and equipment. It estimates it has an after-tax cost of capital of 10%. Assume that Agro Foods only non-cash item was depreciation. What was the company's net income for the year? सबसे पहले कंपनी के नेट इनकम को कैलकुलेट करना है। देखिए नेट इनकम हमें पता है EBIT से अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स से जो है इंटरेस्ट हम माइनस करेंगे। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो देख लें, पीछे एक कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट गिवन है कि सेल होती है, फिर अदर एक्सपेंसेस, फिर ये ऑपरेटिंग, उसके बाद हमारे पे EBIT आता है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस होता है। इंटरेस्ट के बाद हमारे पास EBT आता है, टैक्सेबल इनकम आती है, फिर हम टैक्स माइनस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेट इनकम आती है। नेट इनकम अगर प्रेफर्ड डिविडेंड है तो हम माइनस करते हैं। उसके बाद नेट इनकम फॉर कॉमन आती है, लेकिन अगर प्रेफर्ड नहीं है तो जो भी नेट इनकम है वो कॉमन की हो जाएगी। यहाँ पे चूँकि प्रेफर्ड का कोई यहाँ पे नहीं है प्रेफर्ड स्टॉक की डिस्कशन, तो उसका मतलब यहाँ पे कोई प्रेफर्ड नहीं है। तो EBIT से हमने इंटरेस्ट माइनस किया, EBT आ गया, इंटरेस्ट 1 मिलियन यहाँ पर गिवन है, 4 EBT आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स 40% लगाया तो 1.6 आ गया, नेट इनकम 2.4 आ गई, हमारा पार्ट है। व्हाट वाज द कंपनीज नेट कैश फ्लो? नेट कैश फ्लो का आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है, नेट कैश फ्लो नेट इनकम प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो नेट कैश फ्लो, नेट इनकम हमारे 2.4 है, डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन गिवन नहीं है, लेकिन डिप्रिसिएशन जो है वो 1 मिलियन गिवन है, ऐड किया तो 3.4 आ गया। उसके बाद व्हाट वाज द कंपनीज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? नो पेड कैलकुलेट किया गया है। नो पेड का फार्मूला जो है ना यहाँ पे गिवन है और ये पीछे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है, तो लिहाजा ये पार्ट आपको खुद से करना है। उसके बाद कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल एंड टोटल नेट ऑपरेटिंग फॉर द करंट ईयर। नेट ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल और नेट जो है ना टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल ये पीछे कैलकुलेट हुए हैं, तो लिहाजा ये पार्ट भी सॉल्व करना है। उसके बाद पार्ट
द नेट ऑपरेटिंग इन द प्रीवियस ईयर वाज 24, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग कैपिटल जो है 24 था प्रीवियस ईयर में, जबकि करंट में जो है ना अभी आपने कैलकुलेट किया होगा पार्ट सी के अंदर। व्हाट वाज द कंपनीज फ्री कैश फ्लो फॉर द ईयर। फ्री कैश फ्लो में आप देख सकते हैं, फ्री कैश फ्लो का जो हमने कैलकुलेशन की थी, तो जो हमारे पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था, उसमें से हमने चेंज हमने जो है वो टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल का चेंज हमने लिया था, तो उसके बाद हमारा फ्री कैश फ्लो आया था। तो हमारे पास जो है वो प्रीवियस ईयर का जो है वो 24 मिलियन दे रहा है नेट ऑपरेटिंग, और करंट ईयर का जो है ना पार्ट सी में कैलकुलेट हुआ होगा, तो ये पार्ट डी में कैलकुलेट हुआ होगा। तो पार्ट डी का जो नेट ऑपरेटिंग कैपिटल है, तो टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल है, उसको यानी उसमें से ये 24 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है डिफरेंस आ जाएगा, और जो नो पेट है, नो पेट में से वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। प्रीवियस कैलकुलेशन को देख लें। और व्हाट इज़ द कंपनीज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फार्मूला यहाँ गिवन है, ऑपरेटिंग कैपिटल माइनस ROIC माइनस VACC। ROIC रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए ये करेंगे। ऑपरेटिंग कैपिटल का जो है यहाँ पर हम जो है हमें जो है ना कैलकुलेशन हमने कर ली है, तो उसको यूज़ करते हुए आप ये वाला पार्ट सॉल्व पार्ट C to F रेफर प्रॉब्लम नंबर 1 को करेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा। आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। इससे पहले वाले जो बाकी सवाल हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, 4, 5, ये जो है ना आपको खुद से सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये आसान है, इसी पैटर्न पर है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूड बाय के इलेक्ट्रिक करंट यील्ड 8%, SPP बॉन्ड इक्वल रिस्क करंट यील्ड 6%। SPP के जो बॉन्ड होते हैं उस पर टैक्स रेट नहीं होता, ठीक है, जबकि के इलेक्ट्रिक पे 8% रेट है, SPP 6%। एट व्हाट टैक्स रेट वुड एन इन्वेस्टर बी इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स। इनडिफरेंट का मतलब होता है इन्वेस्टर को दोनों जगह सेम रिटर्न मिले, तो कौन सी जगह पे जो है ना वो उसके लिए दोनों एक ही तरह से ट्रीट होंगे। तो जो है उसको हमने यहाँ इक्वेशन में रखा कि इलेक्ट्रिक का 8% है, 1 माइनस टैक्स रेट किया, हमें टैक्स रेट का पता नहीं है, जबकि जो है SPP को हमने इक्वल टू 0.06 किया। ये कंपोनेंट रॉन्ग है, ये 1 माइनस टैक्स रेट यहाँ पे पुट नहीं होगा, क्योंकि SPP के ऊपर जो है टैक्स रेट अप्लाई नहीं होता। इसी सिमिलरली जो है यहाँ पर हमने इसकी इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो हमारे पास टैक्स रेट आ गया 25%, यानी 25% अगर टैक्स रेट 8% पे लग जाए, 8% पे 25% अगर हम टैक्स काट लें, तो ये 6% हो जाएगा, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस सूरत में जो है ये अप्लाई, यानी कि दोनों के लिए टैक्स रेट 25% पे दोनों इन्वेस्टमेंट उसके लिए बराबर अहमियत की होंगी, तो वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ए 25% टैक्स इन्वेस्टर विल बी इंडिफरेंट इन बोथ ऑप्शंस बिकॉज के इलेक्ट्रिक बॉन्ड रिटर्न 8% आफ्टर टैक्स यील्ड वुड बी 6%, और ऑन द अदर एंड SPP बॉन्ड इज टैक्स टू, सो रिटर्न ऑफ बोथ बॉन्ड्स वुड बी इक्वल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 आपको करना है, 1 से लेकर 6 तक आप उसको रेफर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में है Mitsubishi कॉर्पोरेशन हैज़ ₹10,000 दैट इट प्लान्स टू इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। इट इज़ चूजिंग अमंग एंग्रो बॉन्ड्स विच यील्ड 7.5%। एंग्रो बॉन्ड यानी 3 ऑप्शन है, SPP, T-bills which yield 5 but are not taxable, and agro preferred stock with a dividend yield 6%, Mitsubishi corporate tax rate 35%, 70% of the dividend received are tax exempted. Find the after tax rates of return on all 3 securities. एंग्रो बॉन्ड के ऊपर 7.5% रिटर्न है, 35% टैक्स है, तो हमने इसको 1 माइनस टैक्स रेट किया, तो आफ्टर टैक्स हमारे पास ये आ गया। SPP T-bills जो हैं वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, तो जो 5% रिटर्न है वो 5% ही रहेगा। एंग्रो प्रेफर्ड बॉन्ड के ऊपर 6% जो है रिटर्न है, जिसमें 70% जो है ना एग्जेम्प्टेड है, यानी 4.2% जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। 6 में से 4.2 हमने माइनस कर दिया, बाकी रह गया 1.8%। 1.8% जो है ना वो टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा। तो 1.8% पे जब हमने टैक्स अप्लाई किया, तो वो आफ्टर टैक्स आ गया 1.17%। 1.17% को हमने 4.2 जो टैक्स एग्जेम्प्टेड इन दोनों में ऐड किया, तो हमारे पास जो एंग्रो का प्रेफर्ड का रिटर्न आ गया, वो आ गया 5.37%। तो इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो एंग्रो के प्रेफर्ड स्टॉक का है। तो अगर इनको तीनों ऑप्शन में कोई एक सिलेक्ट करना होगा, तो वो एंग्रो के प्रेफर्ड को सिलेक्ट करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।